बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम ये प्रीवियस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में से 10 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स बताए थे विद डिस्कशन। तो अब मैं इंशाल्लाह जी उसके बाद आगे ऑनवर्ड जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 25 तक मैंने ये क्वेश्चंस की एक छोटी सी जी वीडियो बनानी है। तो आप लोगों को मैं इसमें अब 11 से लेकर 25 के आंसर्स बताऊंगा। और ये जो 25 क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, अगर इन केस आप सिर्फ यही कर लेते हैं तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है 100% कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें चैप्टर नंबर 9 में से जो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं 25 में से ही कोई ना कोई 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो इसलिए आप लोग फिर इनको भी जरा अच्छे तरीके से सुन लें और समझ लें, ताकि आप लोगों के पॉइंट्स भी क्लियर हो जाएं, कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं। और अगर इन केस आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, स्क्रीनशॉट लेना है और अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे शेयर कर देना है, जो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ, +923466139239। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा, जो कि सेपरेट है मेल और फीमेल के लिए, जिसमें इंशाल्लाह मैं आप लोगों के एग्जाम्स के फौरन बाद एमडी कैट की प्रिपरेशन के हवाले से भी आप लोगों को मटेरियल सेंड करना शुरू कर दूंगा। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पर भी जाकर मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। मेरे पेज का लिंक आपको दिखाई दे रहा है और मेरे ग्रुप का लिंक भी आपको दिखाई दे रहा है, सो बायोलॉजी विद आमिर, आमिर इसाक ऑनलाइन। तो आप वहां पे भी जाके हेल्प ले सकते हैं। तो मैं चलता हूँ जरा आपको लेकर अब चैप्टर नंबर 9 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी डिटेल में फर्दर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। सो मैं आपको डायरेक्टली लिए चलता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्योंकि जो 10 नंबर क्वेश्चन तक था वो हम डिस्कस कर चुके हैं। सो अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, हाउ लाइकोपोडियम एंड स्लैजिनेला आर डिफरेंट। तो ये एवोल्यूशन ऑफ लीफ के फौरन बाद टॉपिक है जी, लाइकोप्सिडा, जो कि ट्रैकियोफाइट्स का सेकंड सब डिवीजन है। तो उसमें ये दो आप लोगों को एग्जांपल्स दी जाती हैं, लाइकोपोडियम और स्लैजिनेला। अब इन दोनों में आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है, और इसमें स्पेशली जो स्लैजिनेला से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है वो भी मैंने इसमें ही शामिल कर दिया है। तो एक क्वेश्चन के अंदर मैं सबका आंसर आपको बता दूंगा। सो टू विच ग्रुप ऑफ प्लांट्स दे बिलोंग, ये भी मैंने आपको बताया, लाइकोप्सिडा। सो व्हाट इज हेट्रोस्पोरी, ये आपको स्लैजिनेला में मिलेगी। इन विच प्लांट इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड, तो स्लैजिनेला में ये पाई जाती है। अब हेट्रोस्पोरी का ही मेजर डिफरेंस है लाइकोपोडियम से। तो इसका आंसर सुने कि लाइकोपोडियम क्या है, होमोस्पोरस है। सो आप सबसे पहले बताएंगे लाइकोपोडियम इज होमोस्पोरस, जिसका मतलब हमने ब्रायोफाइट्स में भी पढ़ा था, हैविंग सेम काइंड ऑफ स्पोरेंजिया एंड स्पोर्स, व्हाइल स्लैजिनेला इज हेट्रोस्पोरस। और ये जो हेट्रोस्पोरस होना है स्लैजिनेला का, ये इसको रिजेम्बलेंस शो करता है इसकी, या इसको सिमिलर बनाता है विद सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स व्हिच आर द जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिनको हम कलेक्टिवली स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। तो आप स्लैजिनेला के बारे में बताएंगे, स्लैजिनेला इज हेट्रोस्पोरस प्रोड्यूसिंग टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स, that is microsporangia and megasporangia, which produce microspores and megaspores रिस्पेक्टिवली। अब ये जो हेट्रोस्पोरी है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं थोड़ी सी बीच में बात ऐड कर देता हूँ कि प्रोडक्शन ऑफ टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स इज इन टू काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया इज कॉल्ड हेट्रोस्पोरी। यानी अगर इन केस आपको जस्ट हेट्रोस्पोरी पूछा जाता है क्या होता है, तो ये आप इसका आंसर यहाँ इस तरह से दे सकते हैं। और स्लैजिनेला के हवाले से जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि आप क्या बताएंगे कि स्लैजिनेला रिजेंबल सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज ऑफ इट्स हेट्रोस्पोरी कंडीशन and some other characteristics. So heterospory is the first step of the seed evolution. तो evolution of seed के हवाले से एक टॉपिक है जी, इसके फौरन बाद नेक्स्ट आता है। तो आप लोगों को उसमें 6 स्टेप्स में जो बताए जाते हैं स्टेप्स, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। उसमें जो पहला स्टेप होता है वो यही वाला होता है, हेट्रोस्पोरी। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू द स्फीनोप्सिडा, यानी कि जो इसके बाद ग्रुप है जी, विच प्लांट्स आर कॉल्ड एज आर्थ्रोफाइट्स एंड व्हाई, गिव एग्जांपल। तो ये स्फीनोप्सिडा के जो प्लांट्स हैं उनको आर्थ्रोफाइट्स कहते हैं, और उसकी रीजन मैं इसमें अब आपको आंसर में बता देता हूं। एक और नाम भी आप याद रखेंगे स्फीनोप्सिडा के मेंबर्स में, स्पेशली ये नाम है जी हॉर्सटेल्स इक्विस्टिटम। जो इसकी एग्जांपल आपको लास्ट पे लिखी नजर आ रही है, उसी को हम हॉर्सटेल्स का भी नाम देते हैं, बिकॉज उसका जो स्टेम होता है वो उसकी जो सारी रिजेम्बलेंस होती है, यानी देखने में भी, और उसका जो टेक्सचर होता है स्पेशली काफी सख्त होता है। तो जिस तरह से घोड़े के बाल होते हैं दुम के, वो काफी सख्त होते हैं, तो इस तरह से ये इक्विस्टिटम नाम भी इसी वजह से रखा गया, क्योंकि इकस, इकस, ई क्यू यू एस, ये इकस जो है ये जीनस है
हॉर्स का, उसका साइंटिफिक नेम है, और सीटा से वर्ड है सीटम, तो इस तरह मिलाकर ये नाम बन जाता है इक्विसेटम। अब इसका आंसर आप क्या देंगे जी, प्लांट्स बिलोंगिंग टू स्फिनोप्सिडा और स्टेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज आर्थ्रोफाइट्स, बट आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और फाइट्स का मतलब प्लांट्स, सो इसका लिटरल मीनिंग क्या बना, जॉइंटेड प्लांट्स। अब हमने इसको ये नाम क्यों दिया, बिकॉज द होल प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जॉइंट्स विच नोड या विद नोड्स एंड इंटरनोड्स, तो इसके स्टेम के ऊपर आपको नोड्स और इंटरनोड्स मिलेंगे, फिर रिजेस एंड फरोज मिलेंगी, यानी कि इसका स्टेम जो होता है वो स्मूथ नहीं होता आउटलाइन के अंदर, थोड़ा सा आप लोगों को रिजेस और फरोज मिलती हैं, यानी कि जिस तरह से वेवी सा एक स्ट्रक्चर होता है वैसे आपको दिखाई देता है। मैं इसकी अब आपको जरा डायग्राम दिखाता हूँ, यानी जो बुक के अंदर इसकी जो पिक है वो मैं आपको शो करता हूँ कि उसमें फिर आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। ये अभी जो मैं दिखा रहा था ये लाइकोपोडियम और स्लैजिनेला उसकी बात हो रही थी, तो ये उसकी फिगर्स हैं। और ये आपको एक और भी क्वेश्चन है जी, स्पाइक मॉसेस और क्लब मॉसेस हम इनको क्यों कहते हैं, तो ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है जी लाइकोपोडियम की, आप क्लब मॉसेस को नाम देते हैं, तो इसके जो स्ट्रॉबिलस होते हैं ये क्लब शेप होते हैं। और इसी तरह से अगर आप लोग स्लैजिनेला की बात करेंगे तो उसके जो स्ट्रॉबिलाए हैं वो आपको स्पाइक, जिस तरह से गंदुम का सिट्टा होता है तो उसको भी हम लोग उसकी इन्फ्लोरेसेंस को स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, तो उससे क्योंकि ये रिजेम्बलेंस शो करता है तो इसी वजह से हम इनको स्पाइक मॉसेस कहते हैं। तो एक एक्स्ट्रा मैंने क्वेश्चन बता दिया, लेकिन मैं आपको अब असल में दिखाना क्या चाह रहा था, इक्वेशेटम। ये अब आप लोग अगर इन केस देखेंगे तो हमारे पास इसके अंदर ये ऑस्ट्रेल्स हैं जी, ए डायग्राम जो आपको नजर आ रही है ये इक्वेशेटम की है, और उसके बाद फिर बाकी फर्न्स हैं। तो ये आप लोगों को जो ए है, और स्पेशली जो हमारे पास बल्कि बी है, ए नहीं, ये जो ए है, ए तो क्लब मॉसिस है, यानी कि ये वही लाइकोपोडियम आपको दिखाई दे रहा है। ये जो बी वाली डायग्राम आपको नजर आ रही है, मैं थोड़ी सी मजीद इसको जूम करके दिखा देता हूं, तो ये अब आप लोगों को इक्वेसिटम का ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब देखें इसका ये जो आप लोगों को स्टेम दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्योंकि आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं, और उसकी वजह से ये आप लोगों को इस तरह जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं हॉर्स के टेल के ऊपर, वैसे रिजेम्बलेंस शो कर रही है, नजर आ रही है। और इस तरह से ये देखें इसका ये जो स्टेम है ये नोड्स और इंटर नोड्स की वजह से जॉइंटेड सा आपको दिखाई दे रहा है, और दैट्स व्हाई इनको हम आर्थ्रोफाइट्स कहेंगे, और इसको फिर हम हॉर्स टेल का नाम देंगे। तो ये कुछ मैंने आप लोगों को अब डायग्राम दिखाकर भी समझा दिया ताकि आप लोगों के माइंड में ये जरा क्लियरली जो है वो बिल्कुल याद हो जाए। उसके बाद हम चलते नहीं नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम जाएंगे डिटेल में। सो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फ्रॉन्ड एंड सर्सिनेट वर्नेशन, गिव एग्जांपल। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है फ्रॉन्ड एंड सर्सिनेट वर्नेशन, ये फर्न्स के हवाले से हम लोग इसमें बात करते हैं। फर्न्स का जो लीफ होता है वो पिनेटली कंपाउंड होते हैं, सम टाइम पामेटली कंपाउंड। तो कंपाउंड लीफ किसको कहते हैं, जिसका लेमिना यानी जिसका जो ब्लेड होता है लीफ का आगे वाला हिस्सा वो डिवाइडेड होता है इनटू लीफलेट्स, तो ऐसे लीफ को कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब इसमें आप लोगों को जो लीफ के लिए टर्म मिलेगी कंपाउंड लीफ के लिए, स्पेशली फर्न्स के अंदर, वो मिलेगी फ्रॉन्ड। सो व्हेन द फ्रॉन्ड इज इमेच्योर, जब ये अभी शुरू शुरू पर निकलता है, मैं अभी आपकी इसको भी आपको मैं जरा दिखाता हूँ इसकी फिगर भी। सो व्हेन द फ्रॉन्ड इज इमेच्योर एंड यंग इट इज कॉल्ड, दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सर्सिनेट वर्नेशन, इसको शॉर्ट करके बोलते हैं सर्सिनेशन, क्योंकि टर्म ये भी पूछी जा सकती है सर्सिनेशन, तो इसी का शॉर्ट फॉर्म है सर्सिनेशन। सो इट इज एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ फर्न्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल एडिएंटम। अब इसका ही मैं आपको दोबारा से जरा व्यू दिखा देता हूं। जो हमारे पास फर्न्स होती हैं, जो मैं इसको जरा थोड़ा सा जूम आउट करता हूं, तो ये हमारे पास ये तीसरी डायग्राम फर्न की है, लेकिन यहाँ पर जो अभी आपको लीफ दिखाई दे रहे हैं ये सारी बात है, ये ड्रायोटेरस वगैरह जो है कि फर्न है नहीं, उसके कुछ हद तक लीफ है। लेकिन आपको मैं जरा दिखाता हूँ फर्दर जो एडिएंटम का लाइफ साइकिल हमारे पास आता है, और उसमें स्पेशली जो फर्दर जो हमारे पास चीजें आएंगी वो भी मैं उसको चले दिखाऊंगा बाद में। ये देखें अगर इन केस आप इसको मैं जरा हाईलाइट करता हूँ, ये हमारे पास जो इसके यंग लीफ है, फर्न्स के यंग लीफ, और अगर आप देखेंगे तो ये यंग लीफ काफी ज्यादा आपको कॉइल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली इनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको फीडल हेड का नाम देते हैं। ये मैं इसको भी जरा हाईलाइट कर देता हूँ, ये जो जगह है ये अगर आप देखेंगे तो ये आप लोगों को थोड़ी कॉइल सी नजर आ रही है सबकी, और ये फीडल हेड कहलाता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है यानी कि यंग लीफ का क्वाइलिंग शो करना, दैट इज कॉल्ड एज सर्सिनेशन, और इसको हम बोलते हैं सर्सिनेट वर्नेशन। जैसे ऊपर भी लिखा हुआ है व्हेन द फ्रॉन्ड इज मैच्योर एंड यंग इट इज क्वाइल्ड, द दिस पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड सर्सिनेशन। और फिर ये जैसे जैसे इसके ऊपर लाइट पड़ती है, मैच्योर होता है, तो ये ओपन होता जाता है यानी अनक्वाइल होता जाता है, और उसके बाद फिर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है। तो इस तरह से ही आप लोगों को इसके अंदर ये जो सर्सिनेशन का प्रोसेस है ये दिखाई दे सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग चलते नहीं नेक्स्ट दोबारा से जो हमारे पास फर्दर डिटेल आएगी
एडियंटम के हवाले से कुछ बातें हैं। ये इसके बाद हमारे पास फर्न की एग्जांपल आती है। एडियंटम लाइफ साइकिल है उसका पूरे का पूरा, उसको मेडन हेयर फर्न कहते हैं। लेकिन इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो हम चल जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की डिटेल में। सो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम एंड प्रोथैलस इन एडियंटम। अब इसमें दो चीजें मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दी हैं, ठीक है, लेकिन आपको हो सकता है इनमें से कोई एक बात शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाए। हो सकता है सिर्फ स्पोरेंजियम के बारे में पूछा जाए, हो सकता है सिर्फ प्रोथैलस के बारे में पूछा जाए। स्पोरेंजियम का ताल्लुक स्पोरोफाइट से है और प्रोथैलस का ताल्लुक गैमेटोफाइट से है। बेसिकली प्रोथैलस गैमेटोफाइट का दूसरा नाम भी कहा जा सकता है। बट स्पोरेंजियम स्पोरोफाइट के अंदर एक रिप्रोडक्टिव बॉडी बनती है। सो इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड। मैं इसकी भी अभी आपको शक्ल दिखाता हूं। स्लाइटली फ्लैटेंड होता है, बाई कन्वेक्स बॉडी होती है, जो कि इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है वो उसको हम कैप्सूल कहते हैं। सो बोर्न ऑन अ मल्टी सेलुलर स्टॉक। सो कैप्सुलर वॉल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट थिन वॉल्ड सेल्स। द एज ऑफ द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। अब आपने इन दो पार्ट्स के नाम याद रखने होंगे, ये आपको आप एमसीक्यूज में भी बात पूछी जा सकती है। जो इसका एक पार्ट होता है वो थोड़ा थिक वॉल होता है, और वो अगर चार हिस्सों में डिवाइड करें पूरे एरिया को, कैप्सूल एरिया को, तो उसमें से 3/4 हिस्सा ये थिक वॉल्ड एरिया होगा, इसको एनुलस कहेंगे। और उसके बाद फिर जो बाकी का रह जाएगा उसको स्टोमियम का नाम देंगे। सो एनुलस को ऑक्युपाइज द 3/4 ऑफ द एज and remaining 1/4 of is the stomium. So annular cells होते हैं, they have their radial and inner walls thickened. Stomial cells होते हैं वो thin walled होते हैं। अब मैं इसका पहले आपको व्यू दिखाता हूँ, फिर मैं आपको प्रोथैलस की तरफ लेके चलूंगा। तो ये है जी हमारे पास एडियंटम के लाइफ साइकिल की डायग्राम जो आप लोगों की बुक में मौजूद है। और इसके अंदर अगर इन केस आप लोग देखेंगे तो ये है जी स्टोमियम। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ जरा, ताकि आप लोगों को ये भी जरा क्लियर हो जाए। सो इसको ये देखिएगा, ये वाला जो है जी स्ट्रक्चर, ये है जी स्टोमियम। ये जो है ये पूरे का पूरा स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम का एक हिस्सा जैसे मैंने आपको बताया ये एनुलस कहलाता है, जो कि थिक वॉल्ड होता है। ये सारा एनुलस पोर्शन है, और उसका जो बाकी का एरिया होता है जो थिन वॉल्ड होता है उसको स्टोमियम कहते हैं। तो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसी को आप थोड़ा बड़ा करके भी बना सकते हैं। और दूसरी बात, अब प्रोथैलस, ये है जी ऊपर हमारे पास, ये है गैमेटोफाइट प्रोथैलस, जो कि हार्ट शेप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा नजर आ रहा है। और अगर इन केस आप थोड़ा सा डायग्राम मैं नीचे लेकर आता हूँ, तो अगर इन केस आप देखेंगे तो एक्चुअली ये प्लेस कैसे होता है, ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है ग्राउंड के ऊपर। यानी कि इन अदर वर्ड्स यूं कह लें कि जैसे हमें अभी दिखाई दे रहा था ये स्ट्रेट नजर नहीं आएगा आपको। जब आप इसको एक्चुअली देखेंगे तो ये देखेंगे, ये है जी नीचे वाली डायग्राम, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होता है, और इसके ऊपर फिर मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं। तो इसलिए इसकी एक प्रॉपर्टी मोनोशियस इसको हम कहते हैं, जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों ही लग जाते हैं। यानी देखें ऊपर तो ये आर्चिगोनियम भी इसमें आपको दिखाई देगा लगा हुआ, और इसी तरह से इसके ऊपर एंथ्रीडिया भी मौजूद होते हैं। एंथ्रीडिया इसके नीचे वाले पोर्शन पर राइजोइड्स के करीब होते हैं, और आर्चिगोनियम इसके नॉच एरिया, ये नॉच होती है, और इस नॉच एरिया के करीब आपको ये आर्चिगोनिया नजर आएंगे। तो इस तरह जब दोनों चीजें एक पर मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं मोनोशियस। फिर ये फोटोसिंथेटिक भी है। तो अब हम चलते हैं जरा दोबारा से इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ, यानी कि मैं अब आपको प्रोथैलस की प्रॉपर्टीज भी बता देता हूँ। जो हमारे पास स्पोरेंजियम था उसकी मैंने आपको पहले बता दी। अब हम जरा चलते हैं जी इसकी, लेकिन उससे पहले ये मैं जरा ड्राइंग क्लियर कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो और हम लोग उसको जरा क्लियरली देख सकें। तो ये देखें जी, ये है जी हमारे पास प्रोथैलस की प्रॉपर्टीज, और मैं इसको दोबारा से जरा हाईलाइट करके आपको जरा शो कर देता हूँ। सो इसमें जो प्रोथैलस है, इसको मैंने कहा जी गैमेटोफाइट कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक, पहली बात याद रखनी है, फोटोसिंथेटिक है, स्मॉल है, फ्लैट है, हार्ट शेप है। एट द एंटीरियर एंड ऑफ द प्रोथैलस इज अ नॉच, जो भी मैंने आपको दिखा दिया, इन विच लाइज द ग्रोइंग पॉइंट। इट्स साइज इज अबाउट 8 मिलीमीटर एट इट्स लॉन्गेस्ट डायमीटर। ये बात आपको एमसीक्यूज में बात पूछी जा सकती है, जिसका डायमीटर कितना हो सकता है, लॉन्गेस्ट डायमीटर। तो आप 8 मिलीमीटर याद रख लेंगे। इट इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। एंड हैज यूनिसेलुलर राइजोइड्स ऑन इट्स लोअर सरफेस टुवर्ड द पोस्टीरियर एंड। एक चीज मैंने नहीं लिखी हुई, वो मैंने आपको वैसे बताई है जी, मोनोशियस हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों के दोनों ही मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, डिफाइन ओव्यूल एंड सीड। व्हेन वाज फर्स्ट सीड वाज ऑब्जर्व्ड एंड इन विच प्लांट। तो ये एवोल्यूशन ऑफ सीड का टॉपिक है, उसमें आपको ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पूछी जा सकती हैं, ओव्यूल किसको कहते हैं, सीड किसको कहते हैं, और पहला सीड कब ऑब्जर्व किया गया था प्लांट्स के अंदर। टेक्निकली सीड की डेफिनेशन आप कैसे करेंगे, डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सिर्फ दो लफ्जों में डेफिनेशन है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। बट आगे ओव्यूल अब किस चीज का नाम है, इंटेगुमेंट, इंडेहिसेंट, मेगास्पोरेंजियम। इंटेगुमेंट कहते हैं जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं, और इंडेहिसेंट कहते हैं जो कि अपनी ही जगह पर मौजूद रहता है, गिरता नहीं है। सो जो गिर जाते हैं स्ट्रक्चर उसको डेहिसेंट स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और जो एक जगह पर रिटेन रहते हैं, मौजूद रहते हैं, उनको इंडेहिसेंट कहते हैं। तो ये एक ऐसा मेगास्पोरेंजियम है जिसके
इसके ऊपर इंटेगुमेंट्स यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बन जाती हैं, जो कि फिर इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को भी और इसको खुद भी इंडेहिसेंट बना देती हैं। तो इस तरह ये तीन वर्ड मिलाकर इंटेगुमेंट, इंडेहिसेंट, मेगास्पोरेंजियम, ये डेफिनेशन बनेगी ओव्यूल की, और दो लफ्ज से सीड की डेफिनेशन बनेगी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब पहला सीड हमें कब मिलता है? वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर ये बना था, स्पेशली जिम्नोस्पर्म से पहले सीड फर्न हम उनको बोलते हैं। तो कुछ फर्न्स थी जिनके अंदर सीड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया था, और उसके फौरन बाद फिर ये जिम्नोस्पर्म्स आए थे। सो ये 390 मिलियन ईयर्स अगो की बात है। यानी इसका मतलब क्या है कि आज से 390 मिलियन साल पहले सीड की एवोल्यूशन हुई थी। तो ये कुछ आपको फिगर याद रखने हैं। लीफ की एवोल्यूशन 350 मिलियन ईयर्स अगो है, और सीड की एवोल्यूशन 390 मिलियन ईयर्स अगो है। ये दोनों फिगर्स ऑब्जेक्टिव के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमेशा माइंड में रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सो आपको स्टेजेस पूछी जा सकती हैं, एवोल्यूशन ऑफ सीड की स्टेजेस क्या है? सो टेक्निकली अ सीड मे बी डिफाइंड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, ये भी मैंने आपको बता दिया। ओव्यूल की डेफिनेशन भी मैंने बता दी। अब इसके जो 6 स्टेप्स हैं वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। नंबर 1, एवोल्यूशन ऑफ हेटेरोस्पोरी। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि पहला स्टेप हेटेरोस्पोरी था, यानी दो तरह के स्पोर्स बनते थे, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स इन माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। नंबर 2, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोर पहले तो बाहर निकल आते थे, मेगास्पोरेंजियम से आकर बाहर गिर जाते थे, लेकिन अभी मैंने पीछे बताया कि ओव्यूल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग्स बन गई, जिसकी वजह से वो इंडेहिसेंट हो गया, और उसकी वजह से मेगास्पोर ने मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहना शुरू कर दिया। नंबर 3, ये क्यों ऐसा हुआ? तो तीसरी स्टेज पर लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स, जिसको मैंने अभी बताया, जिनको इंटेगुमेंट्स कहते हैं। नंबर 4, रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर। अब मियोसिस से, क्योंकि मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 न्यूक्लियस बनते थे, और वो अगर चारों मेगास्पोर बन जाएंगे और मेगास्पोर पे जर्मिनेशन करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, तो स्पेस बहुत कम थी और न्यूट्रिशन भी कम थी या न्यूट्रिएंट्स भी कम थे। तो उसको ओवरकम करने के लिए या उसके लिए फिर क्या किया गया जी, 4 में से 3 मेगास्पोर्स जो थे वो खत्म हो गए, और एक सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर बाकी रह गया, ताकि सिर्फ एक ही गैमेटोफाइट आगे बन सके। और जो डेवलपमेंट हुई वो एम्ब्रियो सैक के हवाले से, वो मेगास्पोर ने जर्मिनेट करके एम्ब्रियो सैक बनाया, विच इज सेकंड नेम, आप कह सकते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का सेकंड नेम, डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो सैक। और लास्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पर स्पेलिंग्स थोड़े से मिस्टेक हैं, ये मॉडिफिकेशन वर्ड है, मॉडिकेशन नहीं है, मैं इसमें एफ ऐड कर देता हूं। सो मॉडिफिकेशन हुई उसके डिस्टल एंड की, मेगास्पोरेंजियम के डिस्टल एंड पर मॉडिफिकेशन से एक सुराख सा प्रोड्यूस हुआ, जिसको हम आजकल में माइक्रोपाइल कहते हैं, सीड के ऊपर आपको दिखाई दे सकता है। तो वहां से पोलन ट्यूब की जो एंट्री है वो होती है, तो पोलन को कैप्चर करने के लिए। तो ये 6 स्टेप्स को, चाहे आप रट्टा लगा लें जैसे मर्जी, तो इन 6 स्टेप्स को याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये एवोल्यूशन ऑफ सीड के 6 स्टेप्स बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, डिफरेंशिएट बिटवीन मेल एंड फीमेल कॉर्न ऑफ पाइनस। अब ये पाइनस का लाइफ साइकिल, इसकी डायग्राम आप लोगों की बुक में बनी हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो उसमें स्पेशली जो मेल और फीमेल कॉर्न है पाइनस की, उन दोनों का आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो इनका सिंपल सा एक डिफरेंस है कि जो मेल कॉर्न होती है, ये मैं अब आपको कॉलम बनाकर शो कर रहा हूँ, वो स्मॉल होती है साइज में, फीमेल कॉर्न बड़ी होती है, कॉन्स्पिशियस का मतलब वाजिया होती है, नुमाया सी नजर आ रही होती है। सेकंड पॉइंट आप लिखेंगे दीज आर प्रोड्यूस्ड इन क्लस्टर, यानी मेल कॉर्न एक जगह पर एक प्रोड्यूस नहीं होती, एक पूरा क्लस्टर लगता है, जबकि फीमेल कॉर्न सिंगली प्रोड्यूस होती है। तीसरा डिफरेंस आप बता सकते हैं कि ईच मेल कॉर्न कंसिस्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल्स, जो कि डेक्सेंट होते हैं, गिर जाते हैं, विच आर नॉन वुडी एंड कंटेन माइक्रोस्पोरेंजिया। वाइल इन केस ऑफ फीमेल कॉर्न, जो उसके मेगास्पोरोफिल होते हैं वो वुडी होते हैं, वो इनडेहिसेंट होते हैं और लगे रहते हैं कॉर्न के साथ, और उसी के ऊपर फिर ओव्यूल लगते हैं जहां सीड बनता है। So each female cone is composed of large number of spirally arranged scales, the megasporophylls, which are woody in texture। तो मैं अब आपको जरा दिखा देता हूँ अगेन इनकी डायग्राम भी, यानी मेल कॉन हमें कैसी नजर आएगी और फीमेल कॉन कैसी नजर आएगी। ये एडिएंडम का लाइफ साइकिल था, और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल है वो जारी बात अभी मैं जैसे आपको बता रहा था, वो पाइनस का लाइफ साइकिल है। ये है जी हमारे पास अब साइकस की, बल्कि ये तो साइकस की कौन सा है, हम चले जाते हैं पाइनस की तरफ। ये है पाइनस का लाइफ साइकिल, और पाइनस के लाइफ साइकिल के अंदर ये अब आपको जो दिखाई दे रही है, मैं अगेन इसको भी जरा हाईलाइट कर देता हूं। सो आप लोगों को दोनों में मेल और फीमेल कौन दोनों हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये है जी हमारे पास फीमेल कौन, ये अभी थोड़ा सा इमेच्योर फॉर्म में, आहिस्ता 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 जैसे जैसे मजीद बड़ी होती जाती है, इसके मेगास्पोरोफिल एक दूसरे से सेपरेट होते जाते हैं, तो ये फीमेल कौन एक जगह पर एक ही ग्रुप रखती है। जबकि ये अब आप लोगों को नजर आ रहा है पोलन बेरिंग कौन, बल्कि ये जो फीमेल कौन के साथ मेल कौन है, मैं जरा उसको जरा मजीद नीचे आऊंगा
तो इसलिए क्योंकि फिर उसकी डायग्राम आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देगी। ये जी हमारे पास सीड बेयरिंग कॉर्न, यानी कि ये तो हो गई अगेन फीमेल कॉर्न। तो उसमें यहाँ पर ही आप लोगों को ये माइक्रोस्पोर मदर सेल और माइक्रोस्पोर कॉर्न ये दिखाई गई है। स्पेशली ये क्लस्टर्स की फॉर्म में ग्रो करती हैं। यहाँ पर इसकी ना डायग्राम जरा ज्यादा क्लियर नहीं है। ये सारा जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये मेल कॉर्न के हवाले से है। तो एनीवेज जी माइक्रोस्पोरोफिल इसमें आपको जो मिलते हैं वो इंडेहिसेंट, ये डेहिसेंट होते हैं, और फीमेल कॉर्न के अंदर जो मेगास्पोरोफिल होते हैं वो इंडेहिसेंट होते हैं। तो ये कुछ आपने डिफरेंस बता देना है मेल कॉर्न का और फीमेल कॉर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, उससे पहले ये मैं जरा क्लियर कर दूं ये ड्राइंग जो है जी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डू यू नो अबाउट द पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस। अब मैं दोबारा से जरा उसी लाइफ साइकिल को आपको जरा दिखाता हूँ। तो इसमें आपको पोलन ग्रेन भी नजर आएगा। ये है जी ऊपर हमारे पास स्ट्रक्चर पोलन ग्रेन का। अगेन ये जरा थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करके उसने नहीं दिखाया हुआ। तो एनीवेज जी इसके साथ आप लोगों को ना कुछ विंग लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, और ये एक ऐसा माइक्रोस्पोर होता है जिसमें फर्दर गैमेटोफाइट भी मौजूद होता है, और उसके साथ साथ जो गमीट्स होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। तो इस वजह से आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, माइक्रोस्पोर ऑफ सीड प्लांट्स स्पेशली जिम्नोस्पर्म्स दैट कंटेन्स द माइक्रोगैमेटोफाइट इंक्लूडिंग द गैमीट्स इज कॉल्ड पोलन ग्रेन। और ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल वर्ड इसका क्या है, पोलन। नेक्स्ट, पोलन ग्रेन इन पाइनस हैज टू विंग्स। तो मैं अभी आपको जैसे बता रहा था इसके साथ दो विंग्स होते हैं जो कि एयर की वजह से या विंड की वजह से इसको उड़ाकर ले जाते हैं बहुत ज्यादा दूर दूर किसी फीमेल प्लांट की तरफ। सो अटैच्ड टू इट्स लेटरल साइड्स ड्यू टू विंग्स पोलन कैन फ्लोट इन एयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो इस तरह ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है पोलन ग्रेन के हवाले से, कि एक तो माइक्रोस्पोर है जिसमें गैमेटोफाइट और गैमीट मौजूद हों, और दूसरी बात कि पोलन ग्रेन अगर पाइनस की बात करेंगे तो उसके साथ विंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएट बिटवीन जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब ये नाम से ही हमें कुछ पता चल जाता है। जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड। तो जिम्नोस्पर्म्स आर द नेकेड सीडेड प्लांट्स, व्हाइल एंजियो का मतलब होता है इंक्लोज्ड, तो इंक्लोज सीडेड प्लांट्स। तो बेसिक डिफरेंस तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। बाकी डिफरेंसेस में क्या है, एंजियोस्पर्म में फूल बनता है, फल बनता है, जबकि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ऐसा नहीं होता। तो आप क्या लिखेंगे, द टर्म जिम्नोस्पर्म लिटरली मींस नेकेड सीडेड, यानी कि जिम्नो भी मैंने बता दिया नेकेड और स्पर्मी मींस सीड्स। द ओव्यूल्स इन दीस प्लांट्स आर यूजुअली बोर्न ऑन द एक्सपोज्ड सरफेसेस ऑफ द फर्टाइल लीव्स मेगास्पोरोफिल। सो उसके ऊपर ओव्यूल आप लोगों को एक्सपोज मिलेगा, अनलाइक दोस ऑफ द एंजियोस्पर्म्स आर नॉट इंक्लोज्ड बट लाई नेकेड ऑन द सरफेस ऑफ द फर्टाइल लीव्स। जबकि एंजियोस्पर्म्स में आ जाए, सो उसका लिटरल मीनिंग मैंने आपको बता दिया, इंक्लोज सीडेड प्लांट्स। सो इन दीस प्लांट्स फर्टाइल लीव्स bearing ovules are folded and joined at the margins to form the ovaries। तो अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे, इतनी सी बात भी लिख देंगे ना कि seeds are enclosed in an ovary wall, तो वो भी सही है। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ओवरी कैसे बनती है। जो उसके लीव्स थे यानी कि जो स्पोरोफिल थे उन्होंने ही कवर करके उसको ओवरी के अंदर चेंज कर लिया। सो ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज चेंज इनटू फ्रूट। तो अगर आपको फ्रूट पूछा जाए कि क्या होता है, तो फिर राइपेंड ओवरी आपने पढ़ा होता है, दो लफ्जों में डेफिनेशन है कि ओवरी से फ्रूट बनता है, और अगर ओवरी ही नहीं होगी तो फ्रूट भी नहीं बनेगा। तो जिम्नोस्पर्म्स में क्योंकि ओवरी नहीं होती तो इसलिए फ्रूट भी नहीं बनता। बाकी आपको इसकी इंपॉर्टेंस अगर इनकेस पूछी जाएगी जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म्स की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस तो यही है कि दीज आर द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। वर्ड्स फॉरेस्ट में जो 1/3 फॉरेस्ट हैं वो जिम्नोस्पर्म्स बनाते हैं, और बाकी के 2/3 फॉरेस्ट में वो एंजियोस्पर्म्स बनाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स आर वन ऑफ द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ सीड प्लांट्स ऑफ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। दे कंस्टिट्यूट अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट, अभी मैंने बता दिया। रिमेनिंग आर एंजियोस्पर्म्स। तो फिर जो जो फॉरेस्ट से हमें मिलेगा वो जिम्नोस्पर्म्स की इंपॉर्टेंस होगी, यानी कि फॉरेस्ट इज द सोर्स ऑफ वुड, फाइबर, इसी तरह से बल्कि यूं कह लें कि मेडिसिन एंड फ्रूट, बल्कि फूड फूड कह लें। तो ये मेडिसिन, फूड, वुड, ये सारा कुछ हमें क्योंकि फॉरेस्ट से मिलता है, तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस में आप लोग लिख सकते हैं अगर आपको जिम्नोस्पर्म्स की इंपॉर्टेंस पूछी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन फ्लावर। फूल किस चीज का नाम है? नेम इट्स नॉन इसेंशियल एंड इसेंशियल पार्ट्स ऑफ देयर विद देयर फंक्शंस। तो फूल हम सिर्फ दो लफ्जों में अगेन डेफिनेशन अगर करना चाहे तो हम कहेंगे मॉडिफाइड शूट। बट शूट किसको कहते हैं? स्टेम का वो पार्ट जिस पर लीफ लगते हैं। अब फ्लावर भी एक क्योंकि मॉडिफाइड शूट है तो उसके ऊपर भी लीफ लगेंगे, बट वो लीफ भी मॉडिफाइड होते हैं और उनको फ्लोरल लीव्स कहते हैं। तो उन्हीं के नाम आपसे पूछे गए हैं, तो वो आपने पढ़े होते हैं जी, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। तो पहली बात आप कहेंगे जी, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट व्हिच कंसिस्ट ऑफ द पेडिसल। पेडिसल इसके स्टॉक को कहते हैं, इसकी डंडी को कहते हैं।
थैलेमस और टॉरस इसके ऊपर वाला स्वोलन पार्ट होता है। एंड फ्लोरल लीव्स, उसके बाद फिर सेपल, पेटल, स्टेमन, कार्पल की आप बात करेंगे। अब इसमें जब आपको नॉन इसेंशियल पूछा गया तो सेपल और पेटल नॉन इसेंशियल हैं क्योंकि उनका रिप्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी वजह से आप लोग कहेंगे कि ये उसके एक तरह से नॉन इसेंशियल पार्ट्स हैं, जबकि कार्पल और स्टेमन, क्योंकि स्टेमन मेल पार्ट है, कार्पल फीमेल पार्ट है, तो वो इसेंशियल पार्ट्स हैं। सो सेपल्स एंड पेटल्स आर नॉन इसेंशियल और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड स्टेमन एंड कार्पल्स आर द इसेंशियल। अब सेपल और पेटल फिर क्या करते हैं? सेपल ग्रीन कलर के होने की वजह से फोटोसिंथेसिस करेंगे अपने लिए भी और बाकी के पार्ट्स के लिए भी, और जो पेटल्स होंगे वो कलर्ड होने की वजह से इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे और पोलिनेशन में हेल्प होगी। सो सेपल्स एंड पेटल्स प्रोटेक्ट द स्टेमन्स एंड कार्पल्स, दे आल्सो अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। और स्टेमन मैंने बता दिया मेल पार्ट है ऑफ द फ्लावर, दस आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोफिल, व्हाइल कार्पल्स आर द फीमेल पार्ट, इसको दूसरा नाम पिस्टल भी देते हैं, PISTIL, तो पिस्टल भी इसको कहते हैं नहीं, एंड आर कॉल्ड मेगास्पोरोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है। जो एंजियोस्पर्म्स का लाइफ साइकिल है उसमें ये आपको प्रोसेस मिलता है जी, डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसको समझाने से पहले या इसकी डेफिनेशन से पहले मैं आपको जरा डायग्राम दिखाता हूं, जो एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल की डायग्राम है उसके अंदर, फिर आपको, ताकि डबल फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जरा क्लियर हो सके, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है और ये अक्सर आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। ये देखें, ये है जी हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म। इसमें आपको ये जो नजर आ रही है, ये कार्पल है जिसके अंदर ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे ओवरी होती है। फिर इस ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, फिर ओव्यूल के अंदर गैमेटोफाइट बनता है, फिर गैमेटोफाइट के अंदर ये आपको सेल्स नजर आते हैं जिसमें से 3 सेल्स ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, और 2 जो होते हैं जी आपस में वो फ्यूज हो जाते हैं और वो न्यूक्लियस फ्यूज होकर बन जाता है फ्यूजन न्यूक्लियस। तो इस तरह ये 7 सेल्ड गैमेटोफाइट होता है, यानी कि जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो 7 सेल्ड होता है, जिसमें मैंने बता दी 3 ऊपर सेल और 3 नीचे, और दरमियान में 2 एंड डिप्लॉयड सेल मौजूद होता है। अब होता ये है कि पोलन ग्रेन आकर गिरता है ये स्टिग्मा के ऊपर, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है। फिर ये पोलन ग्रेन की जो जर्मिनेशन होती है उसमें से ट्यूब निकलती है और फिर ये पूरा कंप्लीट मेल गैमेटोफाइट बन जाता है। अब इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। ट्यूब न्यूक्लियस ने तो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं करनी होती, लेकिन ये जो 2 मेल गैमेट्स हैं इन्होंने फर्टिलाइजेशन लास्टमन करना होती है। तो आप लोगों को जी यहाँ पर ये मैं आप जरा दिखा देता हूँ क्लियर करके, ये जब ट्यूब लंबी होगी नीचे आएगी तो अल्टीमेटली फाइनली ये आकर फिर फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, ये दोनों मेल गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन करेंगे आफ्टर एंटरिंग इनटू द ओव्यूल। तो आपको मैं अब वो नीचे वाला व्यू भी दिखा देता हूँ, ये 2 मेल गैमेट्स मैंने शो किए। अब जरा नीचे चलते हैं तो इस डायग्राम की जो फर्दर डिटेल में, पहले मैं इसको जरा क्लियर कर दूं और उसके बाद फिर मैं नीचे वाला पोर्शन आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अब जरा थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो एक मिनट जी, इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हो सका, तो ये पहले मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, ये ड्राइंग खत्म करता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको इसके जो लाइफ साइकिल का बाकी का पोर्शन है, एक मिनट जी। चलें, ये जरा देखिएगा, ये अब आपको जो नीचे व्यू नजर आ रहा है यहाँ पर, ये जरा थोड़ा सा मैं उसको बल्कि जूम करता हूँ थोड़ा सा, ताकि और क्लियर हो जाए बात। ये देखें, अब ये यहाँ पर ये पोलन ट्यूब जब नीचे आएगी, एंटर होगी, अंदर आएगी, डिस्टल एरिया से वो एंटर होगी, तो यहाँ पर अपने वो दोनों गैमेट्स को ट्रांसफर करेगी। अब जो फीमेल गैमेटोफाइट था जिसमें 7 सेल्स थे, उसमें से जो नीचे वाले 3 सेल्स थे उनमें से एक सेल एग सेल था, और जो दरमियान में 2 आपस में फ्यूज हो गए थे जिनको हमने फ्यूजन न्यूक्लियस का नाम दिया, या सेकेंडरी न्यूक्लियस भी उसको बोलते हैं, फिर पोलर न्यूक्लियाई का नाम भी देते हैं, वो 2n स्ट्रक्चर होता है। तो फिर एक मेल गैमेट उस 2n फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करके एंडोस्पर्म बनाता है, 3n ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, और एक मेल गैमेट एग के साथ फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाता है, और ये दोनों फर्टिलाइजेशन एक ही वक्त में होती है। तो दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज द डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये आपको जैसे दिखाई दे रही है जी, डबल फर्टिलाइजेशन उसने आपको शो की हुई है। तो अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि 2 मेल गैमेट्स का एक ही वक्त में 2 फीमेल गैमेट्स के साथ फर्टिलाइज करना, इसको हम कहेंगे जी डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं अब आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली बात तो डेफिनेशन लिखेंगे, तो लिखेंगे जी डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। इन दिस 2 मेल gametes fuses with the 2 cells simultaneously. A male gamete fuses with the egg to form the diploid zygote, जैसे अभी मैंने आपको बता दिया, which develops later into an embryo, and second male gamete fuses with another female cell called the fusion nucleus, जो कि 2n होता है, resulting into the triploid endosperm cell which develops into the food storing endosperm tissue. अब ये एंडोस्पर्म एक क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है, फूड स्टोरिंग टिश्यू है, और यही इसकी इंपॉर्टेंस है इस प्रोसेस की, जो कि सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखी नजर आ रही है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट in which food storage is fertilized या in fertilized ovule is made only on fertilization, that is formation of zygote,
दिस एक्चुअली हेल्प्स द प्लांट टू इकोनोमाइज इट्स फूड रिसोर्सेज। तो इकोनोमाइज कहते हैं नहीं बचा लेना, तो इस तरह ये अपने फूड रिसोर्सेज को प्लांट्स होते हैं वो इस प्रोसेस की मदद से बचा लेते हैं। तो ये इसकी आप इंपॉर्टेंस बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, डिस्क्राइब एनी सम डिफरेंसेस बिटवीन मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। नाउ दीज आर द टू सब क्लासेस। एंजियोस्पर्म एक क्लास है, एंजियोस्पर्मी, और इसकी ये दो सब क्लासेस हैं, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। एक तो नाम से पता चलता है इसमें बेसिकली एम्ब्रियोनिक लीव्स जिनको हम कॉटिलिडन्स कहते हैं उनकी तादाद की बेस पर इसके नाम रखे जाते हैं मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। यानी मोनोकॉटिलिडन्स या मोनोकॉट्स में एक कॉटिलिडन होगा, एक एम्ब्रियोनिक लीफ होगा उसके सीड में, जबकि डाइकॉट्स में दो होंगे। लेकिन बाकी के डिफरेंसेस अब इसमें आप क्या क्या बता सकते हैं। इसकी भी डायग्राम जी बुक में बनी हुई है, मैं वो भी साथ आपको जरा दिखा देता हूं पहले, ताकि आप लोगों को वहां से भी डिफरेंसेस क्लियर हो जाएं। तो एक पूरा ये चार्ट बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, इसको मैं थोड़ा सा जरा जूम आउट करके दिखाता हूं। तो ये देखें, ये है जी हमारे पास जो है, बल्कि यू, तो नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, दो कॉटिलिडन्स हैं डाइकॉट्स में और मोनोकॉट में एक ही है। नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स का डिफरेंस नजर आ रहा है, जो आपको नंबर मिलेगा सेपल्स का या पेटल्स का डाइकॉट्स में, या 4 होगा या 5 होगा या उसका मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब 4 नहीं तो 8, 8 नहीं तो फिर 12, 16 इस तरह, या फिर 5, 10, 15, 20 इस तरह। और इसी तरह से अगर आप चले जाएंगे मोनोकॉट्स में तो वहां 3 या 3 का मल्टीपल होगा, यानी 3, 6, 9 इस तरह से। दूसरी बात, जो आप एनाटॉमी का डिफरेंस बताएंगे, जब आप इनके स्टेम को अंदर से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा जी, वेस्कुलर टिश्यू अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो बंडल मिलेगा, वास्कुलर बंडल इन अ रिंग, ये डाइकॉट्स में, और मोनोकॉट्स में ये स्कैटर्ड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो लीफ के हवाले से आपको मिल सकता है कि जी लीफ के अंदर अगर आप वेन्स की बात करेंगे तो डाइकॉट्स के अंदर एक नेट विनेशन है, जबकि मोनोकॉट्स में पैरेलल विनेशन होती है। और इसी तरह से फिर आपको वुड की प्रेजेंस और एब्सेंस का डिफरेंस मिल सकता है। तो डाइकॉट्स के अंदर जो स्टेम होता है उसमें वुड हो भी सकती है और नहीं भी, यानी दो तरह का स्टेम हो सकता है, हर्बेशियस और वुडी, जबकि मोनोकॉट्स के अंदर हमेशा हर्बेशियस होता है। बाकी ये जो नीचे 3 पॉइंट्स हैं ये डिफरेंस नहीं है, ये किसी हद तक एक जैसी बातें हैं। सिमेट्री जो फ्लावर की आपको बताई गई, इनको चाहे आप इग्नोर कर दें। तो 5 ऊपर जो डिफरेंसेस है वो वही, अब आपको दोबारा से जरा नोट करवा देता हूं। पहला डिफरेंस आप लिखेंगे मोनोकॉट्स में दे शो ओनली 1 कॉटिलेडन, डाइकॉट्स में 2। नंबर 2 डिफरेंस में आप लिखेंगे लीफ की वेनेशन के हवाले से डिफरेंस, कोई भी आगे पीछे करके आप बात कर सकते हैं। मोनोकॉट्स के अंदर लीफ में पैरेलल विनेशन है, डाइकॉट्स में नेट विनेशन या रेटिकुलेट विनेशन होती है। मोनोकॉट्स में तीसरे नंबर पर सेपल और पेटल की तादाद 3 या 3 का मल्टीपल होती है, जबकि डाइकॉट्स में 4 और 5 और 4 और 5 का मल्टीपल होती है। नेक्स्ट टाइम हर्बेशियस होता है, नॉन वुडी होता है मोनोकॉट्स के केस में, जबकि डाइकॉट्स में हर्बेशियस भी हो सकता है, वुडी भी हो सकता है। और आखिरी डिफरेंस के वेस्कुलर बंडल एक स्कैटर्ड फॉर्म में होता है मोनोकॉट्स में, जबकि डाइकॉट्स के अंदर वो अरेंज ये होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गिव सम यूजफुल एस्पेक्ट्स ऑफ रोजा। अब ये ना फैमिली का पोर्शन है लास्ट पर, इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट पर 6 फैमिलीज आपको दी गई हैं, जिनमें से 5 का ताल्लुक डाइकॉट से है और एक का ताल्लुक जो है वो मोनोकॉट से है। तो आप लोगों को इन फैमिलीज को पूरा पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली इनका ताल्लुक ज्यादा प्रैक्टिकल के वर्क से है। लेकिन आप लोग यहाँ पर थ्योरी के अंदर उनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है सिर्फ और सिर्फ वही याद कर लीजिएगा। और उसमें भी से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बनाकर दिए हैं, उसमें ये पहली फैमिली है जी रोजेसी फैमिली। और इस रोजेसी फैमिली में बहुत सारे पौधों के नाम आएंगे, आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ नाम पूछे जा सकते हैं कि डिस्क्राइब या ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स बिलोंग टू द रोजेसी एक्सेप्ट। तो आपको शुरू करना जो हर पौधे ये फैमिली के हर स्टार्ट पर ये आपको कुछ फैमिलियर प्लांट्स के नाम मिलेंगे। मैं अब आपको थोड़ा सा ये आइडिया दे देता हूं कि ऑब्जेक्टिव के हवाले से, एमसीक्यूज के हवाले से आपने एक चीज याद रखनी है कि हर फैमिली के स्टार्ट पर जो फेमिलियर प्लांट्स है, जैसे पायरस, पियर नाशपाती को बोलते हैं, रोजा गुलाब को कहते हैं, मेलस एप्पल है, फ्रेजेरिया स्ट्रॉबेरी है, तो मोस्टली ये फ्रूट्स होते हैं इस फैमिली में। तो हर फैमिली के फेमिलियर प्लांट्स के नाम जरूर याद कर लेने हैं। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रोजा, यानी कि गुलाब, रोज। तो उसका साइंटिफिक नेम है जी रोजा, फिर हम इसको रोजा एल्बा, रोजा इंडिका, बहुत सारे नाम है इसकी स्पीशीज के। तो आप लोगों को इसमें अब इसकी जब इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी, गुलाब की इंपॉर्टेंस पूछी जाएगी, तो ये रोजेसी फैमिली का बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ ऑलमोस्ट तकरीबन ये गुलाब के बारे में है। लेकिन मैं अब आपको अलग से यहाँ लिख दिया है, इन एशियन कंट्रीज द पेटल्स ऑफ कॉमन रोज, यानी कि गुलाब की जो पत्तियां होती हैं यूजुअली कॉल्ड गुलाब, आर यूज्ड इन द मेकिंग गुलकंद। तो इससे एक मिठाई भी बनती है जी, गुलकंद इससे बनता है, एंड आल्सो यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एन एसेंशियल ऑयल, रोज ऑयल, जिसको हम परफ्यूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हेन डिस्टिल्ड विद द वाटर द पेटल्स गिव रोज वाटर, और अर्के गुलाब, या आपने नाम सुना हुआ है। तो अर्के गुलाब इसकी एक मेडिसिन के हवाले से वैल्यू है, ये पेट के हवाले से बड़ी बीमारियों में यूज होता है, विच इज यूज फॉर क्योरिंग आई डिजीज एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेज। तो आंखों के लिए भी ये बड़ा अच्छा है अर्के गुलाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास सोलानेसी फैमिली के बारे में और केशिया फैमिली के बारे में। सोलानेसी फैमिली को हम फैमिली ऑफ अल्कलॉइड्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधों में से अल्कलॉइड्स केमिकल्स निकलते हैं जिससे मेडिसिन बनती हैं। वैसे ये पोटैटो फैमिली है, सोलानम ट्यूबरोसम आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, वो इसी से बिलोंग करता है। बैंगन का ताल्लुक इसके साथ है, इस तरह से टमाटर का ताल्लुक, तो बहुत सारे साइंटिफिक नेम है। फेमिलियर प्लांट्स के नाम मैंने आपको जैसे कहा कि हर फैमिली के फेमिलियर प्लांट्स के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो सोलानेसी की इंपॉर्टेंस मैंने मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से लिखकर दी है जी। मैनी मेंबर्स ऑफ सोलानेसी फैमिली यील्ड पावरफुल अल्कलॉइड्स, जिसमें एग्जांपल आप याद रखेंगे एट्रोपा बेलाडूना, डेटूरा, विच आर रिच इन एट्रोपाइन, डेटुराइन, ये केमिकल्स के नेम है जो इनमें से निकलते हैं। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी याद रखने हैं। दूसरी बात, केशिया फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें से भी मेडिसिनल प्लांट्स हैं काफी ज्यादा। और केशिया अलाटा जैसे आपको नाम लिखा नजर आ रहा है। सो लीव्स ऑफ केशिया अलाटा आर यूज्ड टू क्योर द रिंगवर्म एंड स्किन डिजीजेस। तो केशिया सैना एंड कैशिया ओबोवेटा, ये दो नाम और याद रख लें, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। दे आर कल्टीवेटेड फॉर द लीव्स व्हिच यील्ड द ड्रग्स सैना। तो सैना ड्रग्स भी किनसे बनती है, तो ये दो प्लांट्स के नाम आप याद रखेंगे। विच इज द बेस फॉर लेक्सेटिव, तो आप लोगों ने वो जमाल गोटा इस तरह से जो है वो आपने नाम सुना होता है। तो ये बेसिकली इसी का जो है वो कॉमन नेम है और साइंटिफिक नेम इसका सैना ड्रग है। तो ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ साइनोमेट्रिया कॉलीफ्लोरा इज अप्लाइड एक्सटर्नली फॉर स्किन डिजीजेस। तो इस तरह से ये मेडिसिनल प्लांट्स में दो तीन नाम आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 का ताल्लुक है जी पल्सेस, सीरियल्स और मिलेट्स। ये तीन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको प्लांट फैमिलीज में मिलेंगी। पल्सेस हम दालें, लोबिया, चने, इन सबको कलेक्टिवली कहते हैं, विच आर रिच इन प्रोटीन। और सीरियल्स और मिलेट्स का ताल्लुक फैमिली पोएसी, ग्रामिनी फैमिली, गंदुम, चावल, बाजरा, मकई, ये सारे जो हैं ये इसमें आते हैं सीरियल्स एंड मिलेट्स में। ये कार्बोहाइड्रेट रिच यानी स्टार्च रिच फूड होती है। तो यही आप डिफरेंस में लिख देंगे और यही आपको एग्जांपल मैंने जो अभी आपको बताई वो आप लिख देंगे। तो सबसे पहले पल्सेस क्या है, पल्सेस आर सीड्स रिच इन प्रोटीन कंटेंट्स, जैसे मैं मटर की बात अभी बता देता हूं, फिर आपने दालें, लोबिया, इनकी बात करनी है। बिलोंगिंग टू द मेंबर्स ऑफ फैमिली फबेसी, इसको हम पेपिलिनेसी और पेपिलियोनेसी और पी फैमिली का भी नाम देते हैं। विच आर यूज्ड एज द फूड सम इंपॉर्टेंट एंड कॉमन स्पीशीज ऑफ पल्स यील्डिंग प्लांट्स। तो वो कौन कौन है, ग्राम चने को कहते हैं, पी मटर है, किडनी बीन लोबिया है, तो ये सारे इसमें आते हैं। नेक्स्ट वन आगे, सीरियल्स और मिलेट्स किसको बोलते हैं। सो दीज आर द कंस्टिट्यूट द चीफ फूड स्टफ ऑफ मैनकाइंड इंक्लूडिंग स्टार्च रिच ग्रेन्स, जैसे गंदुम है और चावल है और इस तरह से मकई है। बिलोंगिंग टू द फैमिली पोएसी, फॉर एग्जांपल ट्रिटिकम, गंदुम का साइंटिफिक नेम, एविना सैटिवा ओट, जिसको हम जई भी कहते हैं और जवी भी कहते हैं। सो जी मेज मकई है, कॉर्न है, और आइजा सैटिवा चावल है, हॉर्डियम वल्गेर बार्ले को हम कहते हैं, सिसेल सीरियल राई को कहते हैं, पेनिसिटम टाइफोडियम बाजरे को कहते हैं, सोरगम वल्गेर हम जवार को कहते हैं। तो इस तरह से ये जितने भी यानी ये सारे के सारे इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनको ही कोलेक्टिवली सीरियल्स और मिलेट्स का नाम दिया जाता है। अब ये मैंने अब आप लोगों को जी 25 क्वेश्चंस बता दिए हैं। पिछली वीडियो में मैंने 10 बताए थे, बाकी मैंने 11 से और मैं 25 आपको यहाँ बता दिए हैं। आखिर पर मैं बस आपको एक छोटी सी बात चैप्टर नंबर 9 के हवाले से और कहूंगा कि आप जरूर उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसके भी चांसेस हैं। लाइफ साइकिल्स जितने भी हैं उनकी डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस में हो सकता है किसी लाइफ साइकिल को ड्रॉ करने के लिए दे दिया जाए। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डायग्राम है जी किंगडम प्लांटी के हवाले से। एक तो जो ब्रायोफाइटा के अंदर जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का प्रोसेस है, स्पेशली उसका जो लीवर वर्ड्स जो उसके हेपाटिक ऑप्सिडा पहली क्लास की आउटलाइन बनी हुई है, मैं अब आपको दिखा रहा हूं, तो आप देख लें ये जो आउटलाइन है, ठीक है, ये है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लीवर वर्ड्स। तो ये आपको एक आउटलाइन आपको बनानी आनी चाहिए, सिंपल सी आउटलाइन है। गैमेटोफाइट में आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया दोनों बने, आर्चिगोनिया में एग प्रोड्यूस हुआ, एंथ्रीडिया में स्पर्म प्रोड्यूस हुए माइटोसिस के प्रोसेस से। देन दोनों की फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना, लेकिन ये स्विम करके जाते हैं स्पर्म टुवर्ड द एग। फिर क्या हुआ, माइटोसिस ही से स्पोरोफाइट बना। अब स्पोरोफाइट के अंदर एक सेल बना जिसको स्पोरोसाइड या स्पोर मदर सेल का नाम देते हैं। उसकी म्योसिस हुई और दोबारा से स्पोर्स बन गए और स्पोर्स हैप्लॉइड है, इन्होंने जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट बना लें। तो एक तो ये डायग्राम। दूसरा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की अलग से भी एक डायग्राम बनी हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखा देता हूं। उससे पहले ये डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस। तो ये इसकी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। सो मॉस प्लांट में आप लोगों को यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, दो अलग अलग प्लांट्स हैं, ये सेम प्लांट भी हो सकता है, मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकता है। सो फीमेल प्लांट के ऊपर आर्चिगोनिया लगेंगे, मेल प्लांट पर एंथ्रीडिया लगेंगे। आर्चिगोनिया में एग प्रोड्यूस हुआ, एंथ्रीडिया ने आकर उसकी फर्टिलाइजेशन की, फिर से क्या बना, स्पोरोफाइट। अब ये पूरा एक स्पोरोफाइट निकल कर आ रहा है आपको, फुट सीटा कैप्सूल, 3 पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद फिर इसके कैप्सूल में मियोसिस होती है और उसमें स्पोर मदर
सेल्स की मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं, वो रिलीज होते हैं जब इसके ऊपर से इसका लिड लाइक स्ट्रक्चर का लिप्ट्रा अलग हो जाता है, और फिर वो स्पोर्स जर्मिनेट करके सबसे पहले प्रोटोनिमा बनाते हैं। ये आपको याद होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कहा था, प्रोटोनिमा बनता है जो कि एक्चुअली एल्गी या फिर लाइफ साइकिल ऑफ मॉस में बनता है। तो ये बडिंग होती है उसकी, और उसके बाद फिर ये गैमेटोफाइट बनता है। इसी तरह से जो नेक्स्ट डायग्राम मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये जो आप ब्रायोफाइट्स का एंड करते हैं तो उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का ये एक आउटलाइन, एक व्यू बना हुआ है। आप इसको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आसान है। अगेन वही बात है, गैमेटोफाइट में गैमेट्स प्रोड्यूस हुए, नेक्स्ट क्या हुआ, उनकी फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट स्पोरोफाइट बना, उसमें मियोसिस से स्पोर्स प्रोड्यूस हुए। ये जरा शॉर्ट करके आउटलाइन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। उसके बाद फिर जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है जी, लाइफ साइकिल के हवाले से मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि एक तो जो है ना ये एडिएंटम का लाइफ साइकिल, वो मैंने आपको दिखा भी दिया, उसको मैंने समझा भी दिया कि उसके अंदर गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट स्पेशली, ये आप लोगों ने याद रख लेना है। और ये जो डायग्राम बनी हुई है जी एडिएंटम के लाइफ साइकिल की, इसको जरा अच्छे तरीके से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। दो दो लीफ बनाकर दिखाने की जरूरत नहीं है, एक ही लीफ काफी है। लेकिन ये जो बना हुआ है ना, ये एक्चुअली एडिएंटम का नहीं है, ये लीफ एडिएंटम का नहीं है। ये गलती से ये डायग्राम बनी हुई है जी। एक्चुअली जो टेक्स्ट बुक है आपकी, उसमें सही वाली डायग्राम है, ये एडिएंटम का नहीं, ये टेरस का लीफ है। एडिएंटम के लीफ इस तरह के नहीं होते, वो पिन्नेटली कंपाउंड होते हैं, उसमें एक पिन लीफलेट पिन्ना जिसको हम बोलते हैं, उसकी आगे भी फर्दर डिवीजन होती है। एनीवेज, उसके बाद फिर जो डायग्राम इंपॉर्टेंट है वो है पाइनस के लाइफ साइकिल की, वो मैं आपको जब पीछे दिखा चुका हूँ, वो आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। उसको भी ये जो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ये है पाइनस का लाइफ साइकिल। और लास्ट पर एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल की डायग्राम। तो इस तरह ये 4 से 5 डायग्राम्स, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं चैप्टर नंबर 9 की, जो कि मे भी हो सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में किसी का भी स्केच बनाने के लिए आपको दे दिया जाए। ये थी जी सारी बातें चैप्टर नंबर 9 के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोगों की काफी बातें इसमें क्लियर हो गई होंगी, और अगर इन केस आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है तो कम से कम ये 25 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने जैसे आपको कहा कि इनके आंसर्स आप याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अब मेरा व्हाट्सएप नंबर दोबारा से नोट कर लें फॉर द preparation of FSC especially and as well as MDCAT, +923466139239। और फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह आपका सबको कामयाब करे और आपके इम्तहानों में आपकी आपके लिए आसानी पैदा करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।